गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज आपको प्रश्नावली 1A का छठे क्वेश्चन से सवाल सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखिएगा, जहां न समझ में आए आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 6 है डियर स्टूडेंट। देखिए प्रश्न 6। ठीक, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। जैसा कि आपको बताया गया, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जो प्लस में संख्या दी है माइनस में लिखना है, जो माइनस में संख्या दी है प्लस में लिखना है। तो इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर आप लोग देखेंगे क्या है। देखिए, P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस P प्लस क्यू। ठीक, और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस P माइनस क्यू। अगर आप अंदर माइनस का गुणा करा दें तो यह हो जाएगा, Q पहले हो जाएगा और माइनस P बाद में हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7 कह रहा है x के किन मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर है 5 गुणे 3 गुणे x। कह रहे हैं x के किन मान के लिए यह बराबर यह है। ठीक, तब आपको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको हमने बताया था गुणन का शास्त्रीय नियम। गुणन के शास्त्रीय नियम से हम कंपेयर कर लेंगे। गुणन का शास्त्रीय नियम यही था, गुणन का शास्त्रीय नियम। गुणन का शास्त्रीय नियम आप लोग को यही बताया गया था। अगर A का गुणा पहले आप B में करते हैं, फिर C का गुणा उसमें करते हैं, यह किसके बराबर आता है? A का गुणा आप B गुणे C करके तब A का करें तो इक्वल होता है। तो इसी प्रकार x बराबर आपका आ जाएगा 2। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न आप लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है? पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है? पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। करें, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है 0। क्या है? 0। ठीक, पूर्णांकों में 0 एक ऐसा संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है और बाकी का प्लस या माइनस के साथ बदलता रहता है। जैसे दूसरे संख्या हम देख लेते हैं, जैसे 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1। और 3 का क्या होगा? -3। ठीक, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम क्या है? स्वयं 0 ही होता है। ठीक, अब प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? यदि A एक समधन पूर्णांक है, यदि A एक समधन पूर्णांक
है। यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 अगले कोष्टक में इंटू के साथ है a+1 सम है अथवा विषम। आपको यही बताना है। ये कह रहे हैं कि ए कोई आपका समधन पूर्णांक है। हल में लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं हल में? ए कह रहे हैं एक समधन पूर्णांक है। ठीक, ये आपका क्या है? समधन पूर्णांक है। जब ये आपका समधन पूर्णांक है तो आप कोई भी संख्या मान सकते हैं बराबर। तो माना ए बराबर 4 है। ठीक, हम 4 मान लिया क्योंकि सम बोला है तो सम कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो कह रहा है बताना है कि ए माइनस वन का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखिए, a-1 बराबर हो जाएगा 4-1। इसका मतलब 4-3 के नेगेटिव क्या आएगा? सॉरी डियर स्टूडेंट, फिर से आप देख लीजिए। a-1 इक्वल क्या है? 4। ए बराबर आप 4 रखें तो 4-1 कर देंगे। जब 4-1 करेंगे तो आपको मिलेगा 3। इसी प्रकार हम इधर देख लेते हैं a+1, यह इक्वल होगा, ए का वैल्यू आप क्या रखेंगे? 4, फिर प्लस करेंगे 1, क्या आ जाएगा? 4-1 5। ठीक, तब आप इसको आगे हल करेंगे। क्या होगा? सवाल खुद कह रहा है कि आप बताइए a-1 इंटू a+1 क्या होगा? तब आप लिखेंगे a-1 का वैल्यू क्या मिला है आपको? 3, गुणा करेंगे a+1 की वैल्यू मिला है 5, गुणा करने पर क्या आ गया आपका? 15, 15 आ गया। 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो आपका उत्तर फाइनल होगा विषम संख्या। ठीक, इससे आपको यह पता चलता है, अगर आप कोई एक समधन पूर्णांक ले लें, अगर वो सम है तो उसमें से एक माइनस कर दो और उसी में से एक प्लस कर दो और दोनों का इनटू मतलब गुणात्मक निकालिए या गुणा करिए तो उसका जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वह हमेशा विषम संख्या होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट कि प्रश्न संख्या आपका 10 है। 10 कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ संख्या रेखा बना दिए हैं। यहाँ 0 है, 0 से यह +1 +2 ऐसे डॉट 12 तक लिखे हैं। फिर इधर -1 -3 -4 ऐसे लिखे हैं। ठीक, अब आपको कह रहे हैं 5 और 7 का योग निकालना है। दोनों संख्याएं प्लस में है तो आप 0 से पहले 5 पे जाएंगे। ऐसे 0 से हम ऐसे 5 पे आ गए। ठीक, ऐसे 13 बना देंगे। फिर आगे क्या करें? 7 को और जाना है। 7 खाना और गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब लास्ट वाले नंबर पे जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लास्ट वाला संख्या आपका क्या है? 12। ठीक, तो 5 और 7 का योग आप लोग जानते हैं। 5 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 12 ही होता है। और उसी प्रकार संख्या रेखा पर भी हमने ड्रा कर दिया। देखिए 12 पे ही आया है, अंत में 12 वाले नंबर पर पहुंच गया है। ठीक डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रश्न संख्या 11 में बोला है, कथन कौन सत्य है कौन असत्य है, ये आपको बताना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। यह सत्य है कि असत्य है? तो आप इसको थोड़ा सा हल करके देख सकते हैं क्या आता है। जैसे दो ठो धन अभाज्य पूर्णांक आप बताइए। जैसे हम ले लेते हैं 3 और 5। 3 और 5 यह दोनों आप देख रहे हैं क्या है संख्याएं? 3 और 5 दोनों अभाज्य धन पूर्णांक है। इसका गुणन देख लीजिए। गुणन का मतलब 3 गुणे 5 कर दीजिए, कितना आ रहा है? 15 आ गया। तो 15 क्या है? अभाज्य है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 15 भाज्य संख्या है। 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन अभाज्य आप लोग पढ़े हैं कि वह संख्या सिर्फ स्वयं से और 1 से ही कटनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य। आपका ये वाला कथन क्या है? असत्य है। ठीक,
डियर स्टूडेंट, 11वां का बी वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो इसको भी आप एक उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे। हमने दो ठो धन अभाज्य संख्या ले लिया। जैसे मान लेते हैं, एक हम अभी इससे पहले 3 और 5 लिए थे, तो हम कुछ और ले सकते हैं। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं 7 और 11, 7 और 11 ये दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है? अभाज्य संख्या है, जैसा कि आप लोग पढ़े ही है। स्वयं से कटना चाहिए और 1 से। ये दोनों ऐसी संख्या है जो कि स्वयं और 1 से ही कट सकती हैं। ठीक, इसलिए अभाज्य संख्या है। और सवाल कर रहा है इसका योग, योग का मतलब जोड़ दीजिए। 7 को 11 में अगर जोड़ते हैं तो 18 आ जाता है। और 18 आप लोग देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या है? नहीं, 18 भाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसलिए 18 अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो सवाल आपका कह रहा है अभाज्य होता है तो वह गलत है। इसलिए ऑप्शन बी भी क्या आपका हो जाएगा? असत्य। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग प्रश्न संख्या 11 पढ़ रहे हैं, 11 का ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन ये कहता है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, आपके पास कोई ए और बी दो ठो ऋण पूर्णांक संख्या है, तब बताइए ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। इस सवाल कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो संख्या हैं, दोनों संख्याएं ऋण में हैं, दोनों को आप जोड़ देंगे तो जो उसका योगफल आएगा वो भी ऋण में आएगा। तो आप इसको हल करके देख सकते हैं, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। मान लिया, माना ए बराबर -2 और बी बराबर -5। ये दो ठो आपके ऋण पूर्णांक हैं, इन दोनों का योगफल निकाल दीजिए। ए प्लस बी बराबर होगा आपका, ए की संख्या है -2 प्लस करेंगे -5 और -2 में -5 को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट या आंसर जो भी आएगा -7 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह आपका ऑप्शन क्या होगा? सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि दो ठो ऋण पूर्णांक को हमने जोड़ा, जो हमारा आंसर आया, योगफल आया, वो सदैव क्या आया? ऋण ही आया। इसलिए ऑप्शन यह सत्य होगा। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लिए पूरा, अब क्वेश्चन नंबर आप 12 देख लीजिए। 12 क्या कह रहा है? यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए का गुणा किस में करना है? a+1 में। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका गुणा a+2 में करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा a+3 में गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो भी पूरा आंसर या पूरा गुणनफल आएगा उसे कितने से भाग देना है? 24 से। 24 से भाग देने पर अगर पूरी तरह कट जाएगा तो जो सवाल कह रहा है आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसको हल करके दिखाना है, सत्य असत्य नहीं बताना है। तो चलिए आइए हम हल करके आप लोग को दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक, अब छात्रों हम इसमें मान लेंगे ए बराबर हम मानेंगे कोई संख्या। ठीक, आप लोग देखिए, माना ए बराबर आपका 2 है, a+1 क्या होगा? 3 हो जाएगा। a+2 क्या होगा? 4 हो जाएगा। a+3 क्या होगा? 5 हो जाएगा। यही सब संख्याएं हैं और इन्हीं का गुणनफल पूछा है, तो आप इनका गुणनफल लिखेंगे। a+1 फिर a+2 a+3, यही है सभी संख्या। अब लिख देंगे 2 × 3 × 4 × 5। अब इसका गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 और 5 चौके 20 और 20 छक्का 120। देख लिए डियर स्टूडेंट, हमने सभी संख्या का गुणनफल निकाला तो आ गया 120। जैसा कि हमने माना a बराबर 2 या a बराबर 2, आप भी अपने से a बराबर 1 या 2 या 3 कुछ भी मान के लगा सकते हैं। ठीक, आंसर सबसे आ जाएगा। तो आप देखिए, अब हमने गुणनफल निकाला तो 120 आ गया। तो वह सवाल कर रहा है कि क्या ये 24 से पूर्णतः विभाज्य है? तो आप देख लीजिए, 24 से भाग देकर देखिए, 24 भागे 120 भागे 24। ठीक, अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 120 आता है कि नहीं? 24 पंजे आप लोग जानते हैं, 24 पंजे क्या होता है? 120। ये कट गया। तो आप लोग देख लिए कि हाँ, यह संख्या क्या है? 24 से पूर्णतः विभाज्य है। आपका सवाल 12 कंप्लीट हो गया। इस प्रश्नावली में 3 सवाल और बच रहे हैं, 13, 14, 15। आप वीडियो में बने रहिए, आपको वो भी सवाल बहुत जल्द ही
करा के कंप्लीट कर दे रहे हैं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप लोग प्रिय बच्चों, आप लोग प्रश्न संख्या 13 देख रहे हैं। लिखा है यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। तो आपको सम बताना है, कौन सम है, और जो सम नहीं होगा तो विषम होगा। ठीक, तो आप लोग को हम थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि सम का स्क्वायर करने पे क्या होगा, विषम का स्क्वायर करने पे क्या होगा, सम में विषम को जोड़ने पे क्या होगा, सम में विषम का गुणा करने पे क्या होगा, यदि सम संख्या में एक जोड़ के फिर सम संख्या से गुणा कर रहे तो क्या होगा, विषम संख्या में एक जोड़ के विषम संख्या से गुणा कर रहे तो क्या होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी देख लेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। माना 2 और 3 देख रहे हैं। 2 और 3 हमने एक संख्या मान लिया, और 2 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है। 2 आपका क्या है, सम संख्या है, और 3 आपका विषम संख्या है। अब देखिए सवाल पहले कह रहा है कि सम, ये सवाल में खुद दिया है ए आपका सम है और बी आपका विषम है। तो आपने सम और विषम मान के देख लिया। तब हम पहले सम का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि बोला है सम का स्क्वायर करने पे क्या होगा। तो सम का स्क्वायर करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर किया तो क्या होगा 4। तो 4 भी सम संख्या है, ये भी क्या है सम संख्या है। जब ये सम संख्या है इसका मतलब जो ए स्क्वायर दिया है ये भी क्या है आपका सम संख्या है। ठीक, अब आते हैं विषम के लिए। 3 आपका विषम संख्या है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 त्रिक 9, 9 आपका क्या हो गया विषम संख्या। जब 9 आपका विषम संख्या हो गया तो जो बी स्क्वायर दिया है वो भी आपका क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। अब फिर आगे क्या कह रहा है ए प्लस बी, मतलब सम में विषम को जोड़ना है। तो सम आपका 2 है, विषम आपका 3 है, जोड़ दिया तो 5 आ गया। जब हम सम में विषम को जोड़ा 5 आया, इसका मतलब क्या आ गया विषम आ गया, विषम संख्या हुआ। जब ये विषम संख्या हुआ इसका मतलब ए प्लस बी भी क्या होगा आपका विषम संख्या होगा। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं सम में विषम का गुणा करना है। सम में विषम का गुणा करना है। जब सम में विषम का गुणा किया 3 दूनी क्या हो गया 6। तो 6 कैसी संख्या है सम संख्या है, सम संख्या है। इसका मतलब यह है कि अगर सम में आप विषम का गुणा करें तो सम संख्या प्राप्त हुई, तो आपका ए गुणे बी क्या होगा सम संख्या होगा। फिर आगे देखते हैं, अब कह रहे हैं आप सम संख्या में गुणा करिए सम संख्या में एक जोड़कर। तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 दूनी 6। तो 6 कैसा संख्या है सम संख्या है, सम संख्या। तो इसे हम क्या लिख देंगे ए कोष्टक में आपका क्या होगा ए प्लस 1, ये भी आपका कैसी संख्या है सम संख्या है। फिर लास्ट वाला बचा है विषम संख्या का गुणा करना है विषम संख्या में एक जोड़कर। तो विषम संख्या 3 है, गुणा करना है विषम संख्या में एक जोड़कर, 3 में एक जोड़ दिया, 3 1 4, 4 3 12। तो विषम भी संख्या में अगर एक जोड़ के विषम संख्या से गुणा करते हैं तो अभी क्या होगा सम संख्या होगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा बी गुणे बी प्लस 1, ये भी आपका क्या होगा सम संख्या। ठीक डियर स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 14 आपका कह रहा है धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो एक गुणधर्म पूछ रहा है, जो सवाल 4 दिया है ए बी सी डी करके, इसमें गुणधर्म पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि पहला लिखा है 3 गुणे कोष्टक है 8 धन 7, फिर कोष्टक बंद है। फिर आगे लिखा है 3 का गुणा 8 में किया है, फिर प्लस लगाया है 3 का गुणा 7 में किया है। तो आप लोग को हमने बताया था यह बंटन या वितरण नियम है। तो इसको आप कह देंगे बंटन या वितरण नियम से सत्य है। ठीक, बंटन या वितरण नियम से क्या है सत्य है। अगला क्या है 3 में 5 को जोड़ा है, फिर 5 को 9 में,
क्या किया, पहले अंतिम 2 अंक को जोड़ दिया, फिर पहले अंक को जोड़ दिया, फिर इधर क्या किया, पहले 2 अंक को जोड़ दिया, फिर बाद में तीसरे को जोड़ दिया। तो ये कौन सा नियम है, योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम से क्या है, सत्य है। ठीक, आपको सवाल कह रहा है कि किस नियम से सत्य है। और चौथा सवाल सी वाला देख रहे हैं। सी वाला देखिए, 3 गुणे 2 बराबर है 2 गुणे 3 का। इसका मतलब है किसका नियम है, गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इस नियम से क्या है, सत्य है। और लास्ट वाला बचा है 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 3 लिखा है, जहाँ a बराबर 5 है। यह भी वही नियम है, इसे भी आप कह देंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। ठीक डियर स्टूडेंट, आप लोग सब समझ गए। एक प्रश्न और बचता है, सिर्फ 1 मिनट के अंतर्गत वो भी प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखिए, जहाँ भी क्वेश्चन में कहीं समस्या हो कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। ठीक डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 1A का यह अंतिम सवाल है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कर है, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने संख्या रेखा बना के आपको दिखाया है। यहाँ पे 0 है, इधर +1, +2, +3 ऐसे लिखा गया। इधर आए हैं तब बाएं तरफ -1, -2, -3 ऐसे ऐसे नंबर दिखाए गए। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले -5 देखना है। तो देख रहे हैं -5 आपका यहाँ है, ये आपका -5 हो गया। फिर आगे कहा है -2, तो -2 आपका ये यहाँ पे है, -2 दिखा दिए। फिर आपको 0 कहा है, तो 0 आप यहाँ पे इसे दिखा देंगे। फिर आपको +1 कहा है, तो +1 आपका यहाँ है, इसे दिखा देंगे। फिर आपको बोला है 2, तो 2 को इसे दिखा देंगे। फिर आपको बोला है 5। ठीक डियर स्टूडेंट, यह आपका पूरा कंप्लीट प्रश्नावली 1A का पार्ट बी में या पार्ट 2 में सभी प्रश्न हल करके दे दिए गए हैं। आप सवाल को देखिए, लगाइए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ न समझ में आए आप कमेंट करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और आप लोग जितना चाहें उतना वीडियो देखिए, जो भी समस्या हो आप तुरंत कमेंट करिए। हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।